औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर्स बाय कासिम बिन सज्जाद के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक ये है कि इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2015 क्या है, उसमें क्या क्या सेक्शंस हैं और उन सेक्शन की क्या तफसीलात हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने नाजायज़ कब्ज़ा कर दिया है तो आप उसका कब्ज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। इससे पहले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें, और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर फरमाएं। ज़मीन कोई भी हो बहुत ही अहम होती है और बड़ी मेहनत के बाद कोई शख्स ख़रीदता है, चाहे मकान हो। तो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत आप मकान का भी अगर नाजायज़ कब्ज़ा किया गया है तो उसका कब्ज़ा भी हासिल कर सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड है तो वो भी हासिल कर सकते हैं। कोई भी शख्स यहाँ पर अगर नाजायज़ काबिज़ है तो उसको आप वहाँ से हटा सकते हैं। अब इसमें बड़ी अहम बात है कि काफ़ी सारे कब्ज़ा लेने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि सिविल दावे के साथ भी आप दावा जब दायर करते हैं तो वहाँ पर एक इस्तदा करते हैं दखल याबी का। जैसे कोई दावा इस्तक़रार हक़ की है कि जनाब ये इंतकाल है, इंतकाल ख़त्म किया जाए, तो दखल याबी भी साथ करते हैं कि इनको बेदखल भी किया जाए। वो अगर नहीं करते तो फिर वो भी एक टेक्निकल फ़ॉल्ट है, उसका काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। इसके अलावा बेदखली का दावा आप मुज़ारे के ख़िलाफ़ रेवेन्यू कोर्ट्स में भी कर सकते हैं। वो एक दावा होता है, दावा और कंप्लेंट में फ़र्क है। ये बात मैं आपको तमाम लॉ सीकर्स को बता रहा हूँ, लॉयर्स को बता रहा हूँ, और वो नौजवान जो मेरे इस मैसेज के इस लेक्चर्स की वजह से कानून सीखते हैं और अपने मामलात को हल करते हैं। तो यहाँ पर कंप्लेंट जो होती है, कंप्लेंट लाइक अ FIR, ठीक है। FIR जिस तरह आप समझते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन FIR एंड कंप्लेंट। कंप्लेंट इस्तगासे को कहते हैं। इस्तगासा वही 173 की रिपोर्ट जो होती है, वही एक किस्म का बात जब अदालत में चला जाता है तो वो इस्तगासा बन जाता है। तो इस तरीके से ये भी एक पूरा इस्तगासा होता है। इस्तगासा जब आप फ़ौजदारी, ये एक फ़ौजदारी अमल है, वो दीवानी है। जैसे सिविल दावा दखल याबी के साथ आप करते हैं कब्ज़े का, या कब्ज़े का एक अलहदा दावा भी होता है, वो भी आप कर सकते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत, या आप बेदखली का दावा करते हैं रेवेन्यू कोर्ट में, तो वहाँ पर टाइम ऑफ ऑकरेंस, प्लेस ऑफ ऑकरेंस, विटनेसेस की इतनी अहमियत नहीं होती, विटनेस पेश किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप क्रिमिनल एक्टिविटी में सज़ा दिलवाते हैं तो सज़ा इसकी काफ़ी सारी है, तो जुर्माना भी इसका हो सकता है, कब्ज़ा भी आपको फ़ौरन हो सकता है। तो उसको कंप्लेंट की सूरत में आपने लिखना है। जिस तरह FIR है, तारीख़ वक्त हुआ, किस वक्त हुआ, और उसमें टाइम एंड प्लेस क्या थी, कहाँ पर हुआ, और कैसे कैसे उसके गवाह थे, आप मौजूद थे, आई विटनेस उनके होने बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले इसमें जो सेक्शन 1 है वो प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल में एक लफ्ज़ यूज़ किया गया है कब्ज़ा ग्रुप। तो कब्ज़ा ग्रुप की वजह से, इस लफ्ज़ की वजह से काफ़ी सारे लोगों के ज़मीनों के कब्ज़े इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट की वजह से बहाल नहीं हो सके। तो प्रूव क्या करना था कि कब्ज़ा ग्रुप पर जो दूसरी पार्टी है वो होना चाहिए। तो कब्ज़ा ग्रुप का कोई प्रूव नहीं था कि ये कब्ज़ा ग्रुप है, उनके ख़िलाफ़ FIR होती हैं। अब FIR होना भी एक प्रूव नहीं है, क्योंकि वो जस्ट एलिगेशंस हैं। जब तक कन्विक्शन ना हो, सज़ा ना हो, तो वो कब्ज़ा ग्रुप नहीं बनता। तो इसमें अभी रिसेंटली जो अथॉरिटी आई उसमें ख़ास तौर पे कोर्ट ने ये हेल्ड फरमाया, उसमें कहा 2020 PCRLJ 1467, उसमें ये बात क्लियर कट कही गई कि इसका ये मतलब नहीं है कि कोई कब्ज़ा ग्रुप, आखिर कब्ज़ा ग्रुप कभी कब्ज़ा ग्रुप बनने की पोजीशन में था ना, पहला उसने कब्ज़ा किया तो वो कब्ज़ा ग्रुप बन गया। ये बात है, आपने ये साबित करना है कि ये कब्ज़ा ग्रुप अब स्टार्ट कर रहा है, पहले इनके ख़िलाफ़ FIR हुई भी तो, लेकिन अपने असर रसूख होने की वजह से ये ऐसा नहीं साबित नहीं हो सका। तो ये नहीं है कि कब्ज़ा ग्रुप पहले ऑलरेडी कहीं पर हो, तो इस बात ख़त्म कर दी गई कि कब्ज़ा ग्रुप होना ज़रूरी नहीं है। आपने ये साबित करना है कि ये नाजायज़ काबिज़ हैं। जब नाजायज़ काबिज़ हैं तो कब्ज़ा ग्रुप पहले डिक्लेयर नहीं होते, अब कोर्ट से हो जाएंगे। तो 2020 में ये अथॉरिटी ख़ास तौर पे आई कि कब्ज़ा ग्रुप की वजह से, ना होने की वजह से, किसी भी खाता शरीक को, खाता शरीक का लेक्चर मेरा ऑनलाइन हो चुका है, खाता शरीक की वजह से बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं।
तो वो भी इंशाल्लाह कभी इसका मसला हल हो जाएगा। अब को ऑनर जो है या को शेयर किसी खाते में है तो वो जाकर किसी पर कब्ज़ा कर ले, तो इस अथॉरिटी में इस फैसले में ये कहा गया कि को ऑनर का ये मसला बात नहीं है कि वो कहीं पर जाकर कानून को अपने हाथ में ले लें, और लफ्ज़ यूज़ किया है लाइसेंस उनको नहीं दिया गया कि वो जाकर कब्ज़ा कर लें। तो इस वजह से खाता शरीक जो हैं वो ऐसा काम नहीं कर सकते। तो उसके अलावा बाकी सेक्शन 3 के तहत इसकी सज़ा मुकर्रर है। आप कंप्लेंट जो दावा करेंगे सेक्शन 3-4 के तहत करेंगे, और उसके बाद इंटरम रिलीफ भी इसमें ख़ास तौर पे दिया गया है। इसमें आप रिपोर्ट तलब की जाती है सेक्शन 4-5 के तहत। 1 से 9 तक इसके कुल सेक्शंस हैं, और इसमें ख़ास तौर पे अपील की भी प्रोविज़न 2000 MLD 2021-580 में भी अपील भी आप कर सकते हैं। पहले इसकी अपील की प्रोविज़न नहीं लिखी हुई थी, लेकिन अब उन्होंने कहा ये ऑर्डर अगर आप कोई भी पार्टी इसको सेल करती है, सेशन कोर्ट में ये फ़ाइल किया जाता है। सेशन कोर्ट अगर इसको खारिज करती है या मंजूर करती है, या उसके इंटरम रिलीफ में पटिशन रिट पटिशन में आएंगे या अपील में आएंगे हाई कोर्ट में, या उसके बाद दोनों पार्टीज़ में से के पास ये अथॉरिटी है कि उसकी अपील की जा सकती है। पहले ये समझ नहीं आया करती थी क्योंकि प्रोवाइडेड नहीं था, तो ये इसकी रिट पटिशन होनी है या अपील होनी है, तो अब इसकी अपील ही होगी। अब इसमें एक और बड़ा खूबसूरत किस्म की प्रोविज़न्स है, वो ये है कि आप इंटरम रिलीफ के तौर पर, जिस तरह आप ये समझते हैं मकान है, आपके पास घर नहीं है, आपके पास उसका सुई गैस का बिल भी है, बिजली का बिल भी है, प्रॉपर्टी भी आपके नाम है, खाता शरीक भी नहीं है, और सबको ऐसे आकर काबिज़ हो गया है, उसका कोई सबूत नहीं है, मलकियत का कोई सबूत नहीं है, तो आप दूसरे किसी सिविल दावे में ये रिलीफ नहीं है। तो इंटरम रिलीफ सेक्शन 7-8 के तहत आप उसको क्लेम कर सकते हैं कि जब तक ये फ़ैसला नहीं होता इसका इंटरम रिलीफ मुझे कब्ज़े के तौर पर दिया जाए, या मेरी फसल ऑलरेडी मौजूद थी, मैंने उसको पानी लगाना है, या मेरा घर है मैंने उसमें रहना है, तो इंटरम रिलीफ इनको डिस्पोजेस किया जाए और मुझे कब्ज़ा दिया जाए। तो उसमें भी ये सेशन जज साहब के पास ये दायर होता है, वो आगे किसी एडिशनल को भी दे सकते हैं, बतौर एडिशनल जज सेशन जज वो इसको ट्रीट करते हैं। तो इस तरह वो इंटरम रिलीफ भी आपको वक्त से पहले मिल सकता है, लेकिन प्रेमा फेशी अगर आप केस ये साबित कर देते हैं कि वाकई आपका कब्ज़ा वहाँ पर था। अब यहाँ पर ये नहीं है कि आप 6 साल पहले का वकूआ बना दें कि जनाब 6 साल पहले इन्होंने, अक्सर जो दावे खारिज होते हैं इसमें जो इस्तगासे खारिज होते हैं या दावे जो सिविल सूट दायर होते हैं, उसमें यही होता है कि आप अपनी फैक्ट्स को क्लियर कट नहीं करते। तो ड्राफ्टिंग जो है वो बहुत अहम है, आपकी ड्राफ्टिंग पर भी आपका फ़ैसला होना है, क्योंकि कानून ने आपकी एविडेंस पर साबित करना है कि ये आपका हक़ बनता है या नहीं बनता। सिर्फ़ रोने चिल्लाने या बार बार पेश होने से नहीं होता, क्योंकि अदालत ने दोनों के हकूक़ को अपनी नज़र के सामने रखना होता है। तो इस तरह आप इसमें बड़ी जो अहम बात है, इसमें फिर एक दफ़ा रोल जो है ना वो पुलिस का इसमें रख दिया गया कि पुलिस से ये रिपोर्ट तलब की जाती है, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट को भी निगेट किया गया कि अगर पुलिस ऐसी कोई रिपोर्ट लिख दे तो सारा उस पर इप्सी डिक्सेट ऑफ पुलिस इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट। ये बड़ी पुरानी अथॉरिटी है कि चाहे वो इंटरम प्री अरेस्ट आप करा रहे हों या आप किसी और मामले में हो फौजदारी में, तो पुलिस की ओपिनियन जो होती है उसको फाइनलाइज या अदालत उसकी बाउंड नहीं है, सिर्फ वो ओपिनियन देती है। जो ये लिख देते हैं ना पुलिस वाले कि ये कसूरवार है, गुनाहगार है, तो वो तो गुनाहगार तो उसको अदालत ने करना है, वो सिर्फ अपना कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है। तो पुलिस से जो रिपोर्ट तलब की जाती है वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है। अगर वो एविडेंस उन्होंने जो कलेक्ट की है, फौरी तौर पे आप लिखेंगे, दावा अपना कंप्लेंट दायर करेंगे, दायर करने के बाद शेड्यूल का वाहन उसमें साथ लगाएंगे, जिस तरह इस्तगासा सेक्शन 200 CRPC के तहत मजिस्ट्रेट के पास आप दायर करते हैं, तो फिर अगर वो कॉग्निजेबल मजिस्ट्रेट साहब का होता है तो वो अपने पास रख लेते हैं, नहीं तो वो सेशन जज साहब के पास भेज देते हैं। तो इस तरह 200 CRPC के तहत जो इस्तगासा आप दायर करते हैं, सेम उसी अंदाज़ को आप यहाँ पर सेक्शन 3 के तहत सेशन जज के पास दायर करेंगे, और दायर करने के बाद उसमें टोटल रिलीफ़ मांगेंगे कि रिलीफ़ क्या मांगना है कि कब्ज़ा मेरा, सबसे पहले आपने उसको सज़ा का लिखना है कि इसको सज़ा दी जाए,
और सेक्शन 7-8 के तहत मुझे ये रिस्टोर किया जाए इसका कब्ज़ा। तो जब वो रेस्टोरेशन आप कहेंगे तो वो प्रीमा फेशियाई उस पर इसका एडमिशन का होगा। आप एविडेंस देंगे, एविडेंस देने के बाद उसके एग्जिबिट्स लगेंगे, एग्जिबिट्स के बाद उसकी एक प्रिलिमिनरी बहस होगी, बहस के बाद वो एडमिट होगा। जब एडमिट होगा तो मुल्ज़मान को वो तलब कर लेंगे, लेकिन इससे पहले, इस एडमिशन से पहले वो पुलिस रिपोर्ट मांगेंगे, जो ओपिनियन होगा कि आप इसके बारे में बताएं। वो दोनों पार्टीज़ को भी बुला सकते हैं, रेवेन्यू अथॉरिटी से क्लियर कर सकते हैं कि किसका कब्ज़ा क्या था क्या नहीं था। तो वो बड़ा कॉम्पैक्ट बात होती है और उसी पर ही एविडेंस डेवलप होती है और उसी पर सज़ा जज़ा हो सकती है। लेकिन वो बाइंड नहीं है। अगर गलत काम करते हैं तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जनाब ये मेलाफाइडी है और बुरी नीयत के साथ ये रिपोर्ट तैयार की गई है। उसके बाद जब ये एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद तलबी होगी, तलबी में उनके समन होंगे और वो बेलेबल होंगे। वो आकर मुचल के अपनी ज़मानत वहाँ पर दायर करेंगे। ज़मानत के बगैर कोई मुल्ज़िम ये ना सोचे, जब तलबी हो जाती है, चाहे वो कितना बड़ा शख्स भी हो, तो चाहे उसने 265 के बरियत की डायरेक्ट दरख्वास्त देनी हो वो भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको ज़मानत मुचल के देने पड़ेंगे। 50-60 हज़ार या लाख रुपए का ऑर्डर होगा तो उसके मुताबिक वो मुचल के देंगे, वहाँ पर पेश होंगे, वहाँ पर नकुलात हासिल करेंगे। नकुलात हासिल करने के बाद अब क्या ऑप्शन है कि वो अपनी ऑप्शन के मुताबिक, अगर वो समझते हैं कि सारा ही झूठ है, तो वो सिंपल एप्लीकेशन 265 के CRPC की एप्लीकेशन देंगे कि ये सारा जो मुकदमा है वो झूठा है, मेरे पास ये एविडेंस है, ये मेरा कब्ज़ा है, ये इनके पास नहीं है। तो वहाँ भी बरी किया जा सकता है और वो उसकी अपीलेबल ऑर्डर होगा जो हाई कोर्ट में आएगा। अगर वो ख़ारिज हो जाती है तो फिर एविडेंस उसका होगा। एविडेंस के बाद सबसे पहले जो कंप्लेनेंट होगा वो अपनी शहादत लिखवाएगा, उसका क्रॉस एग्ज़ामिनेशन होगा। इसी तरह वो क्रॉस एग्ज़ामिनेशन होने के बाद फिर जो मुल्ज़िम पार्टी आएगी उसको एविडेंस का मौका मिलेगा। वो अगर ज़बानी शहादत या तहरीरी शहादत देना चाहें, फिर उसके बाद 342 CRPC के बयानात होंगे, जिसमें उनसे सवालात जो हैं वो मुद्दई अपने सवालात जो प्रोसिक्यूटर होंगे वो अपने पुट करेंगे, वो उसका वाई दिस केस इज़ अगेंस्ट यू। तो उसके बाद चार्ज भी खैर पहले फ्रेम हो जाता है, जो एविडेंस होता है तो उसके चार्ज भी फ्रेम होता है, क्योंकि बिल्कुल जो वही जो क्रिमिनल ट्रायल है उसका वही तरीक़ाकार है। वो तरीक़ाकार मुकम्मल होने के बाद फ़ाइनल बहस होती है। तो इस तरीके से टू सम अप ये सारी बातें मैं क्लियर कट डिस्कशन करना चाहता था। अब 2021 में ये बात भी आ गई यहाँ पर कि को ऑनर्स का अगर इशू है, यहाँ पर मामला क्या है कि अगर मामला दूसरे नज़र से देखें तो एक मामला है सिविल नेचर का। दो बंदे कब्ज़े के ऊपर आपस में ऑलरेडी लिटिगेशन में है, ऑलरेडी दावे किए हुए हैं। उसने कहा मेरा कब्ज़ा है, उसने कहा मेरा कब्ज़ा है। अदालत ने दोनों को स्टे दे दिया, इसको भी स्टे दे दिया। वो भी स्टे होने के बाद क्योंकि उसके लीगल प्रोसीडिंग पर उसका कोई अमल नहीं होता। इस पर भी डिटेल लेक्चर दूंगा कि ये जो स्टे होता है ये इसका लीगल प्रोसीडिंग का जो लिखा होता है इसका कानूनी कार्रवाई पर कोई इतलाक़ नहीं होगा। उर्दू में इस तरह कहते हैं। एंड दिस इंग्लिश में लिखा होता है कि दिस ऑर्डर विल नॉट बी बाइंडिंग अपॉन एनी प्रोसीडिंग फ्रॉम द एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिसडिक्शन। अगर ये भी एक डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या अहमियत है और ये कोर्ट क्यों लिखती है, क्योंकि इसको भी काफ़ी सारे जो फ्रॉडिया लोग होते हैं गलत स्टे लेकर अगर ये ना लिखें तो काफ़ी सारी पार्टीज़ का नुकसान होता है। वो एक अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह इसमें स्टे की एप्लीकेशन कोई नहीं होती कि स्टे किया जाए, क्योंकि आप ऑलरेडी कह चुके होते हैं कि मेरा कब्ज़ा इन्होंने छीन लिया है, तो वो छीना हुआ आपने वापस करना है। तो अगर अदालत ये समझती है कि आपका कब्ज़ा था और वो नाजायज़ काबिज़ के तौर पर उसको हटाया गया, तो फिर वो इंटरम रिलीफ में भी आपको दे सकते हैं, फ़ाइनल उसकी कन्विक्शन भी कर सकते हैं, 10 साल तक भी सज़ा हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है और आपको पोजेशन भी वापस हो सकता है। तो ये बड़ी ही अच्छी रेमेडी है, लेकिन किसी काबिल वकील साहब के साथ ये डिस्कस करके फिर ये ना हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कब्ज़ा आप एडमिट कर करते हैं और अगर आपका ये सगासा ख़त्म हो जाए तो कब्ज़ा तो उनका पक्का हो गया, फिर वो ही कॉपी लेके फिर होते हैं कि जनाब देखें जी इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ केस किया था और ये हार गए। तो इस वजह से बड़े ही खूबसूरत तरीके से इस केस को लड़ना है, आपने देखना है। और कभी भी
आपका कानूनी मसला हो तो वकील साहब के साथ मशवरा ज़रूर किया करें। वकला का एक बहुत ही खूबसूरत पेशा है और हम लोग इस कोशिश में होते हैं कि आपका हक़ आपको मिल जाए और उसके बदले रिज़्क़ हलाल हमें भी मिले। तो इस सूरत में अच्छे वकील हैं तो इस वजह से वकालत का नाम है। तो तमाम वकला से भी ये गुजारिश है कि आप भी मेहनत करें और मुझे भी गाइड किया करें, क्योंकि इल्म एक बहुत बड़ा समंदर है और कानून का इल्म जो है बहुत बड़ा समंदर है। शायद अभी मैं कोई कतरा भी हासिल नहीं कर सका, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफ़ीक दी है कि मैं आप लोगों के लिए ये लेक्चर्स देता हूँ, जिससे मैं ख़ुद भी सीखता हूँ और आपको भी सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरह ये टॉपिक इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट का ज़रूरी था, जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था, तो पूरी डिटेल के साथ जनाब वाला के सामने ये मैंने पेश कर दिया। तो अगर इसके बारे में मज़ीद कोई क्वेश्चंस हों तो इंशाअल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। और दोस्तों से ये गुजारिश है कि अगर आप का कोई कानूनी मसला हो तो काइंडली सबसे पहले उसको यूट्यूब पर मैसेज किया करें ताकि तमाम लोगों का फ़ायदा हो। ये चैनल मैंने सिर्फ़ और सिर्फ तमाम दोस्तों के लिए एक सदका जारिया के तौर पर जारी किया हुआ है ताकि आप लोगों का सबका फ़ायदा हो। एक मैसेज आप करेंगे उसको हज़ारों बंदों को फ़ायदा होगा, वो कोई भी पढ़कर अपना मसला हल कर सकता है। तो अगर आपका बहुत ही कोई दरीना या प्रॉब्लम ऐसा हो जो अलहदा डिस्कस करना हो तो प्लीज़ काइंडली एक मैसेज कर दिया करें। फिर उसके बाद में इंशाल्लाह जैसे काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको रिप्लाई करता हूँ। तो दिस इज़ ऑल डिस्कशन अबाउट द इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपकी प्रॉपर्टी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।